लगता है मध्य पूर्व शांति के लिए तरसता जा रहा है। बमुश्किल एक तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम हुआ, लेकिन अब लेबनान का पड़ोसी देश सीरिया में विद्रोहियों ने हमला कर दिया और यहाँ के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोही गुटों ने जंग छेड़ दी। विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम की अगुवाई में विद्रोहियों ने 27 नवंबर को बशर अल असद सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया। इस दिन विद्रोहियों ने पहला हमला किया और धीरे धीरे सीरिया के कई महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा कर लिया। सीरिया की सेना के 3.25 लाख सैनिक भी बशर अल असद का किला नहीं बचा पाए और एक एक कर विद्रोहियों के सामने घुटने टेकते चले गए। सवाल उठे कि दशकों से असद का किला बचा रही सीरियाई सेना आखिर कमजोर कहां पड़ गई। राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा होते ही राष्ट्रपति असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने रूस में परिवार के साथ शरण ले ली है। इसी के साथ असद परिवार का 54 साल पुराना शासन भी खत्म हो गया। राष्ट्रपति असद के देश छोड़ने के बाद सीरियाई नागरिक उनके आवास में घुस आए। नागरिकों ने राष्ट्रपति भवन में लूटपाट की और वहां मौजूद सामान अपने साथ ले गए। सरकार गिरते ही जश्न मनाती भीड़, खुशी में फायरिंग करते लड़ाकों और राष्ट्रपति भवन से सामान लूट कर ले जाते लोगों के वीडियो सामने आने लगे। सीरिया की राजधानी दमिश्क में जगह जगह विद्रोही लड़ाके ही अभी दिख रहे हैं। लोग असद फैमिली से जुड़ी मूर्तियां तोड़ रहे हैं, इमारतों में आग लगा रहे हैं। वहीं रिपोर्ट अब ये आ रही है कि विद्रोही लड़ाकों ने सार्वजनिक भवनों के बाहर स्थिति संभाल ली है और वे यातायात को भी नियंत्रित कर रहे हैं। खबर है कि सीरियाई सैनिकों के हथियार छीन लिए गए हैं और अब सुरक्षा बलों का कहीं कोई नामो निशान नहीं दिख रहा। कुछ इलाकों में सड़क पर हथियारबंद लोगों के छोटे छोटे समूह जरूर तैनात हैं। दूसरी तरफ सीरिया के सहयोगी माने जाने वाले ईरान ने सीरिया में हुए तख्ता पलट और सैनिकों के आत्मसमर्पण को लेकर हैरानी जताई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 8 दिसंबर को कहा, इस बात से हैरान हूँ कि सीरियाई सेना विद्रोहियों को रोक कैसे नहीं पाई। यह सब बहुत तेजी से हुआ है। अरागची ने यह भी कहा कि सीरिया के राष्ट्रपति असद ने ईरान से कोई मदद नहीं मांगी थी। सीरिया की आर्मी का इतनी जल्दी पीछे हट जाना और देश पर विद्रोही गुटों का कब्जा हो जाना, यह स्थिति भारत के लिए भी चिंता की बात है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वक्त में इसका भयानक असर हो सकता है, क्योंकि सीरिया के विद्रोही संगठन का कोई एक गुट नहीं है, यह कई गुटों से मिलकर बना है। इसमें कट्टरपंथी इस्लामी जिहादी गुट है। ये ISIS और अल-कायदा से जुड़े हैं, जिससे पूरे पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ सकती है। भारत सीरिया के हालात पर नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय ने 9 दिसंबर को अपने जारी बयान में कहा, हमारी अपील है कि सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की जाए। लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए वहां शांति के साथ राजनीतिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। अब भारतीय विशेषज्ञों से समझिए कि सीरिया पर विद्रोही गुटों के कब्जे से भारत पर इसका क्या असर हो सकता है। अगर ये आतंकवादी ग्रुप इराक में आते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई खतरा बन सकता है। और वहां पे तेल की सप्लाई है, वहां पे एक दोबारा से अराजकता फैलती है, तो वो एक खतरे का विषय बन सकता है। और अगर ये सीरिया के अंदर सीमित रहते हैं और वहीं पे इनके आपस में झगड़े होते हैं या एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाते हैं, तो इमीडिएट इतना खतरा नहीं होगा भारत को। हाँ, इससे पहले की जो हुकूमत थी वो सेकुलरिज्म पे विश्वास था उसका, हालांकि थे वो भी काफी डिक्टेटोरियल रिजीम थी, तानाशाह की तरह काम करते थे। अब देखना ये है, लगता ऐसा है कि एक तानाशाह को दूसरा तानाशाह तो कहीं रिप्लेस नहीं कर रहा। इस बात का खतरा जरूर नजर आता है। सर, बात करें अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की, ट्रंप के बयान पे हमारी लड़ाई नहीं है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जीत जा सकती है। देखिए, ये ट्रंप साहब को कोई जरूरत नहीं लड़ने की। उनका काम मैं समझता हूं कि जो संगठन थे वहां के ऊपर, तहरीर अल शम्स जिसने बशर अल असद को हटाया है सत्ता से, उन्हीं ने कर दिया। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका की बेसिक पॉलिसी जो थी रिजीम चेंज की थी, तो रिजीम चेंज हो ही गया। अब उनके माध्यम से अब ये देखना है कि आने वाली रिजीम के किस तरह के संबंध होते हैं अमेरिका के साथ। सर, पश्चिम एशिया के लिए इसका क्या व्यापक हो सकता है? बहुत बड़ा असर पड़ेगा पश्चिम एशिया पे। पश्चिम एशिया पे एक तो असर इसका सबसे ज्यादा पड़ेगा
कि इराक के ऊपर सबसे ज्यादा, इराक बिल्कुल इसके बॉर्डर इस पे मिलते हैं, और दूसरी तरफ लेबनान के ऊपर बॉर्डर पर के ऊपर असर पड़ेगा। ईरान के ऊपर बहुत बड़ा असर है क्योंकि जो ईरान की पॉलिसी थी आर्क ऑफ रेसिस्टेंस की, तो वो तो बहुत ही कमजोर, उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, इसलिए कि हिजबुल्लाह काफी कमजोर हो नजर आ रहा है, लंबी लड़ाई लड़ रहा है इजराइल के साथ। अब उसकी सप्लाई सपोर्ट बेस भी कम हो जाएगा, क्योंकि बीच में सीरिया आ गया। पहले उनकी लगातार सप्लाई बनी रहती थी ईरान के साथ, ईरान वाया इराक। दूसरी बात ये भी है कि हिजबुल्लाह का कमजोर होना ये सीरिया के लिए और लेबनान के जो अपोजिशन ग्रुप है उनके लिए तो वो अच्छी बात समझे, वो लोग अच्छा समझते हैं मगर ईरान के लिए एक बड़ा सेटबैक नजर आता है। इंडियन सरकार में तो हर देश में, हर दुनिया में, हर सरकारी के साथ में तो दोस्ती बन रहा है। मतलब ये तरीका है पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन, सरकार आते सरकार जाते, लेकिन देश की बात बहुत मोहब्बत है। तो इंडिया काफी सपोर्ट किया, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भी किया। सीरियन मसला का हल, सीरियन बाय सीरियन फॉर सीरियन, ये तो इंडियन पोजीशन है। कोई युद्ध नहीं मांग रही, कोई फॉरेन इंटरवेंशन नहीं मांग रही, यूएन चार्टर अप्लाई करना चाहिए। लेकिन शुरू से हमारा देश में फॉरेन इंटरवेंशन हो गया, इजराइल अटैक हो गया, लीबिया ईरानियन आ गया था, रशियन भी आ गया, तुर्किश भी आया था, अरब फोर्सेस भी आया, सबको सीरिया के लिए तोड़ने के लिए तैयार है। इंडिया मेंटेन अ डिस्टेंस, ये तो सब सारी दुनिया का मालूम हो गया, इसलिए रिलेशन विल रिमेन। लेकिन जो खतरनाक है, जो ये अभी तो जब तक आईएस आया था इधर, पूरी अलकायदा वाली लोग थे वहां पर सीरिया के अंदर, वो काफी हिंदुस्तान वाले लोग भी आया था। ये मतलब 200 कम से कम 200 इंडियन भी आ गया वहां पर, इसलिए थोड़ा से डर लगता है ये इट विल बी क्या हब ऑफ टेररिज्म। जिहादिस्ट कल्चर शुरू हो गया, जैसे अफगानिस्तान, इराक, अभी सीरिया भी दोबारा होना चाहिए। तो वी डोंट नो अगर ये तो सरकारी सेक्युलर आउटलुक है, रिलीजियस आउटलुक है, किसी को मालूम भी नहीं है। क्योंकि जैसे बांग्लादेश कर दिया था, जैसे अफगानिस्तान भी किया था, दुनिया का देखने के लिए पब्लिक ओपिनियन ये देख लो बहुत मॉडरेट है। लेकिन हमको मालूम है यू कैन चेंज द क्लोथ्स ऑफ द पर्सन, लेकिन बाकी वही है, द पर्सन विल रिमेन द सेम, आइडियोलॉजी इज द सेम। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इंडिया शुड वॉच एंड सी कॉशियसली, ये तो टेररिज्म नहीं होना चाहिए दोबारा। क्योंकि इंडिया सबसे बड़ी देश में, सबसे पहले वाले देश में, तो उन्होंने ड्राफ्ट भी किया था कॉम्पैक्ट फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, तो यूएन भी जमा किया था ड्राफ्ट के लिए, लेकिन किसी का एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसलिए टेररिज्म, रिवाइवल ऑफ टेररिज्म इज ऑन द कार्ड, बिकॉज वेस्टेड इंटरेस्ट नेशन, उनके लिए दे यूज टेररिज्म एज अ टूल टू अचीव देयर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव।